नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय बात करें तो देश भर में कोरोना संक्रमण नई नई छलांगे मार रहा है। तमाम लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं तो एक बड़ी तादाद में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। आखिरकार कोरोना संक्रमण को लेकर क्या-क्या दिक्कतें आ रही, किस-किस तरीके की परेशानी आ रही, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर सैनी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार आपको और सारे श्रोताओं को नमस्कार। सर, जब हम कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिक्कत आती है, मान लिया किसी को सिम्टम आए तो क्या सिम्टम्स आते हैं और उसको कब जांच करानी चाहिए? क्योंकि देखा गया है कि जांच में तरह-तरह के एक तरीके से हम कह सकते हैं मानक बनाए गए कि ऐसे किया जाना चाहिए। क्या देश भर में वो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं? पहला क्वेश्चन आपका कि कौन कौन सी जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि या क्लिनिशियंस को लगता है, डॉक्टर को लगता है कि उसको कोरोना हो सकता है, तो सिर्फ दो ही जांचें हैं जो जरूरी होती हैं, या तो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट और लोगों में फर्क समझ में नहीं आता। एक मैंने देखा है, एंटीजन जो टेस्ट है उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो तो 100% है, लेकिन सेंसिटिविटी यानी कि कितने 100 में से कितने लोगों को पकड़ पाएगा। सपोज यदि 100 लोगों को कोरोना है तो उसमें से कितने लोगों को पकड़ पाएगा, ये देखा गया कि वो सिर्फ 30% है। यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, सिर्फ 30% लोगों को ही पकड़ पाएगा। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें RT-PCR जो टेस्ट है, RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। ये भी नहीं कि वो 100% है कि जिसको कोरोना वायरस है पकड़ ही पाएगा, लेकिन दुनिया भर में RT-PCR ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। इसमें भी हो सकता है कुछ लोगों को हम नहीं पकड़ पाए। तो यदि किसी को करवाना है और उसके पास मनी है तो उसको RT-PCR ही कराना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेस्ट है और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और पूरे दुनिया भर में सबसे पहला टेस्ट यही माना जाता है। हाँ, यदि किसी के पास कुछ फाइनेंसिस के कुछ कमी है तो अपना एंटीजन टेस्ट करा सकता है, और फिर भी यदि वो नेगेटिव आता है और लेकिन उसके यदि क्लिनिकल सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि वो कोरोना हो सकता है, तो उसको फिर दोबारा से RT-PCR कराना ही चाहिए। अब ये है कि ये देखा गया है कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या जो मापदंड बनाए गए हैं उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली ICMR ने इस पे बहुत मेहनत की, मापदंड बनाने में दिल्ली सरकार ने बहुत मेहनत की, लेकिन यदि मैं अब देखता हूं तो दुर्भाग्यवश ये नजर आ रहा है कि लोगों ने इसको एक ऐसा बना दिया, एक धंधा सा बन गया है। कुछ एक दो जो टेक्नीशियंस हैं वो घूम रहे हैं, किसी यहाँ पे सैंपल लिया जाता है और उसका सैंपल टेस्ट हो रहा है या तो गुड़गांव में जाकर, या उसका टेस्ट हो रहा है गुड़गांव से भी दूर जाकर मुंबई में और कहीं और जगह। ये सबको समझना चाहिए कि ये जो हम टेस्ट करवा रहे हैं कोरोना का, ये एक वायरस है और वायरस में भी ये एक RNA वायरस है। ये बहुत अनस्टेबल वायरस होता है। RNA जो होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो यदि आपको पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव आ सकता है उस सैंपल के अंदर। एक तो वैसे ही 30% लोगों को नहीं आएगा, लेकिन यदि उस सैंपल को ढंग से नहीं लिया गया और ढंग से पहुंचाया नहीं गया, ट्रांसपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। आपको एक देखेंगे जब भी हम स्वैब लेते हैं तो एक किसी मीडिया में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। यदि हमने उसको ठीक से टेम्परेचर पे नहीं रखा तो ये वायरस बहुत जल्दी डिटोरेट हो जाएगा। है कि हम इसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट मीडिया में जाएं, तो इसलिए मैं लोगों से आपके माध्यम के द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास की लैब में, जहां जो कि ICMR प्रमाणित है, ना कि आप ये सोचते कि ये तो बहुत दूर जाएगा, बहुत बड़ी लैब में जाएगा, वहां जाने की कोशिश करें जो कि आपके घर से बहुत दूर है और आप वहां नहीं जा सकते। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत अनस्टेबल वायरस है, आप इसको दूसरे ब्लड शुगर या दूसरे खून के टेस्ट की तरह नहीं मानिए। ये वायरस अनस्टेबल है,
बहुत जल्दी से डिटोरेट हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप, मैं लैब्स के नाम, लेकिन आप अपने आप से समझ जाइए कि जो लैब्स आपके घर के पास में नहीं है, जो सैंपल को दूर दूर तक भेजेंगी, उन लैब से मत जाइए, उनसे मत करवाइए। ये कहूंगा कि मैंने देखा है कि बेचारे उन लोगों ने कुछ टेक्नीशियंस को रख लिया जिनके पास ना तो पीपीई प्रॉपर होता है, वो उनका सैंपल ले रहे हैं, वो अपने आप को भी इसमें उनको अपने आप को बुखार, ये सब वायरस अटैक कर सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो एक आईसीएमआर प्रमाणित लैब है जो आपके घर के आसपास है, उन्हीं से कराएं। किसी को टेक्नीशियंस को बुलाकर उनसे ऐसे मत कराएं, क्योंकि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो टेक्नीशियन अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर सैनी, तो बड़ी गंभीर बात कही आपने। ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है सर। सर, आपने बड़ी गंभीर बात कही कि यानी ये जो वायरस है, आरएनए वायरस है, और आरएनए अनस्टेबल होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो भी टेस्ट हैं उसमें भी अगर अलग अलग टेस्ट दो की बात करें, आरटीपीसीआर है, दूसरा आपने कहा कि एंटीजन टेस्ट है, दोनों में 100% कंफर्मेशन नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई टेस्ट होता है जिससे बिल्कुल 100% कहा जा सके? नहीं सर, दुनिया में अभी तक ये टेस्ट ही बने हैं। इसलिए दुनिया में आरटीपीसीआर को ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। तो उसकी ये नहीं कि हिंदुस्तान में इसकी 70% है और अमेरिका में जाके 100% है, नहीं। जो आज की तारीख में जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं, भारतवर्ष में भी किट्स बन रही हैं, जैसे ट्रूनेट और सीबीनेट और ये बाकी किट्स बन रही हैं, तो दुनिया भर में वो एक जैसा ही चल रहा है। इसकी जो सेंसिटिविटी है 70% ही है। इसके अलावा अभी तक कोई और टेस्ट नहीं आया। हाँ, यदि जो व्यक्ति ठीक हो गया है तो उनके लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। जो एंटीजन, जिसको हम बोल रहे हैं एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर, जब आपको इनिशियली बुखार होता है, आपका गला खराब है, तब आपको ये टेस्ट कराना है। और 2 से 3 दिन के अंदर में आपको जब सिम्टम्स आते हैं, ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। और 12 से 15 दिन तक पॉजिटिव देखा गया है। जो व्यक्ति ठीक होने लायक होते हैं, जिनको ज्यादा सिवियरिटी से नहीं होता, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है 12 से 15 दिन के बाद। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या किसी व्यक्ति को ये बुखार हो तो नहीं गया था पुराना, जिसको आजकल आप पढ़ भी रहे हैं कि सीरो सर्विलेंस जो आजकल हो रही है, जैसे हिंदुस्तान में अभी हुआ, दिल्ली में हुआ था सीरो सर्विलेंस की, कितने लोगों को अभी तक बुखार हो चुका है, तो उसका हमें एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा पता लगता है। तो उसको हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। वो लगभग 15 से 20 दिन के बाद करवाना चाहिए, और 1 से 2 महीने के बाद इसमें एंटीबॉडीज बनना हमारा शुरू हो जाती हैं, तो उस समय ये पॉजिटिव आते हैं। तो ये ज्यादातर टेस्ट उन्हीं लोगों को किया जाता है जिसमें ये पता लगाना हो कि क्या इनको पुराना टेस्ट, इनको ये कोरोना हो चुका है कि नहीं हो चुका, या उनको हो चुका है और हमें उनका प्लाज्मा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है। तो उसमें हम टेस्ट करते हैं कि कितनी मात्रा में उनके यहाँ एंटीबॉडीज हैं। और तीसरे टेस्ट होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं, यानी कि उनका डायरेक्ट मतलब नहीं है, उनसे हमें ये तो नहीं पता लगेगा कि कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जिनको कोरोना हमारे टेस्टों में आ चुका है और उनको हम देखना चाहते हैं कि उनका प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, उनका कैसा शरीर में के अंदर कैसा चल रहा है, उनको कौन सी दवाइयां दें, कौन सी ना दें, वो टेस्ट होते हैं जिसमें कि आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, LDH, डी डाइमर, IL-6, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताते हैं कि शरीर के अंदर हमारा कोरोना वायरस कितना घातक बन रहा है या कितना ज्यादा सिवियरिटी नहीं कर रहा। तो ये डायरेक्ट टेस्ट है और इनडायरेक्ट टेस्ट है। डायरेक्ट टेस्ट आप भेज सकते हैं दूरी पे, क्योंकि वो ब्लड के टेस्ट हैं, वो आरएनए डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वायरस को डिटेक्ट नहीं कर रहे, वो स्टेबल रह सकते हैं, उनमें भी टेम्परेचर देखना चाहिए। लेकिन कम से कम आपके माध्यम के द्वारा ये बताना चाहता हूं, यदि आप एंटीजन टेस्ट तो बिल्कुल आपकी लैब के अंदर होना चाहिए। एंटीजन टेस्ट किसी के घर में जाके नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। यदि आप एंटीजन भी किसी बाहर की बंदे को बुलाकर, टेक्नीशियन बुलाकर अपने घर में करवा रहे हैं और सैंपल लेके जा रहा है, लैब में लेके जा रहा है, तो बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। जहां पर आपने सैंपल लिया वहीं पर टेस्ट होना चाहिए, यदि आप ठीक रिजल्ट चाहते हैं तो।
तो इसलिए वो अपनी लैब में जाके कराइए और वो ICMR द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। और यदि आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप एंटीजन RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं तो प्लीज उसको ट्रांसपोर्ट मत करवाइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट नहीं है, थ्रोट स्वैब है और ये RNA वायरस है जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। थोड़े अंतराल में ही, थोड़े घंटों में ही वो खराब हो जाएगा और टेम्परेचर उसमें यदि मेंटेन नहीं है तो कुछ मिनटों में ही खराब हो जाएगा। तो ये मेरी आपके माध्यम द्वारा लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ। सर, एक और सवाल उठता है, जैसे कोई वायरस किसी को होता है तो उसको एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उसको सेफ्टी देता है, यानी एक तरीके से वो वायरस दोबारा, ऐसा मानते हैं कि जब एंटीबॉडी बन गई तो एक तरीके से सेफ्टी उसके अंदर आ गई और उसको नहीं होगा। क्या कोरोना के मामले में भी ऐसा कहा जा सकता है? आपका मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाया, आखिर का पूछेंगे? सैनी साहब, जब कोई, मान लिया कोई वायरस आपको होता है तो अमूमन होता क्या है, एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज जो है इस वायरस से लड़ने के काबिल होती हैं। तो ये माना जाता है एक वायरस कभी किसी को हुआ तो दोबारा जल्दी नहीं होता है, तो क्या कोरोना भी उस कैटेगरी में रखा जा सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम सब जानते हैं कि ये नोवल कोरोना वायरस है, नया वायरस है, इसके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। तो अभी तक जो आंकड़े हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो पूरा टोटल समय में देखूं तो देखा गया है कि अभी बहुत ज्यादा लोगों को तो दोबारा नहीं हुआ, जिनको हो चुका है उनको बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 2 या 4% को हुआ है। इसका मतलब यह है कि हाँ, हो तो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को हुआ है ये, बट लेकिन वो बहुत परसेंटेज कम है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जो एंटीबॉडीज हैं, जो हम सर्वे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 2 से 3 महीने के बाद वो कम होने लगती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये अभी हमारी इनिशियल जानकारी है, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगेगा और जानकारियां हमें मिलेंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं हम सोच सकते कि जिसको कोरोना वायरस हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी देखा गया है कि कुछ लोगों को हुआ है और दूसरा ये भी देखा गया है कि ये एंटीबॉडीज ज्यादा देर तक नहीं रहती। हमने देखा है कि कुछ लोगों में 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट एंटीबॉडीज नीचे आ जाती हैं, यानी कि बहुत ही कम हो जाती है। तो अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए जिनको हुआ है, जिनको नहीं हुआ, उन सबको ही मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हाथों को बार बार साफ करना है और दूरी बनाए रखना है। डॉक्टर सैनी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, अगर टेस्टिंग की बात करते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर पर आकर कोई सैंपल ले रहा है और उसके बाद जो है बड़ी दूर वाली लैब में आप इसको भेज रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके चांस जो है सैंपल खराब होने के बढ़ जाते हैं। लिहाजा जो घर के पास में हो, यानी प्रमाणित लैब हो और घर के पास में हो। दूसरा, एंटीजन टेस्ट की जब हम बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीजन टेस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि घर पर आकर सैंपल लेगा और टेस्ट सही हो जाएगा, उसके लिए आपको लैब ही जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरीके से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि तमाम एहतियात हैं जिनके जरिए आप बच सकते हैं। मसलन मास्क एक बड़ा, हम कह सकते हैं, सेफगार्ड साबित हो रहा है। साथ ही साथ हाथों की सफाई, और बार बार बहुत लोगों की आदत होती है नाक पर हाथ लगाना, मुंह पर हाथ लगाना, तो उस आदत से बचें। और जहां भी बाहर जाते हैं, जब भी आप जाते हैं, वापस आकर अपने हाथ जो है साबुन से जरूर धुलें। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।